अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं ज़हरा शान आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छे बाजार भाव के लिए सोयाबीन की कटाई, गहाई और मड़ाई करते समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की फसल से अधिक उत्पादन लेने हेतु जरूरी प्रबंधन। आलू की बुवाई में पोटैटो प्लांटर यंत्र का उपयोग एवं महत्व पर जानकारी। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई खेती कर रहे हैं उनकी फसल पककर तैयार है, लेकिन अधिकतर किसान फसल की कटाई, गहाई और मड़ाई करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखते, जिस कारण उपज की गुणवत्ता खराब हो जाती है और उसका बाजार भाव भी अधिक नहीं मिलता, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो सोयाबीन फसल की परिपक्वता की पहचान क्या है तथा कटाई, गहाई और मड़ाई करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा, जिला रतलाम के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SP शर्मा। आज आपको थोड़ा जो अपने क्षेत्र में सोयाबीन लगाई जा रही है और वो किस स्थिति में है और किसान भाइयों को अभी वर्तमान में क्या क्या कार्य करने हैं उस पर चर्चा करेंगे। शीघ्र आने वाली वैरायटी थी 9560 JS 2034। ये कटाई की स्थिति में है और कटाई कुछ किसान भाइयों ने कर ली है। जहां अभी कटाई बिल्कुल आने की स्थिति में है वहां पर किसान भाई अभी उसको 1-2 दिन इंतजार करें, मौसम ठीक रहता है उसके बाद ही कटाई करें। किसान भाइयों, सोयाबीन फसल की कटाई से पहले, कटाई तथा कटाई के बाद गहाई के समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, तभी फसल से गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त होगी और उसका बाजार भाव अच्छा मिलेगा। तो सोयाबीन की कटाई से पहले और कटाई, गहाई व ग्रेडिंग कैसे करनी है, आइए जानते हैं इस बारे में। किसान भाइयों, जिन्होंने बीज उत्पादन के लिए फसल लगाई है और लेट वैरायटी है जो अभी परिपक्व नहीं है, तो अभी भी हमारे पास बहुत अच्छा समय है कि हमें बीज की जो है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए, यदि उसमें ऑफ टाइप या जो भी हमारे किस्म से भिन्न पौधे दिखाई देते हैं तो अभी भी फली से हम पहचान सकते हैं और पौधा भी हमको नज़र आ जाता है कि ये किसी उसकी ऊंचाई और दूसरी चीज़ से, और फली भी कोई हमारी 4 दाने की फली है या 3 दाने की फली है तो स्पष्ट रूप से हम पहचान सकते हैं। रोए हैं तो हम पहचान कर लें और ऐसे पौधों की रोगिंग करें। जिन्होंने किसान भाइयों ने गलती से यदि पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन मेंटेन नहीं किया है तो वो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो भी हमारा बीज प्रक्षेत्र है उसके 3 मीटर चारों ओर उसको बीज में हम सम्मिलित करें, उसको अलग से काट के अलग कर लें और उसके बाद उसको हम जो बीज का जो पोर्शन है 3 मीटर की वाले को तो हम कहीं भी बेचने के उद्देश्य से रखें, बीज में न रखें उसको, और उसकी अलग कटाई करें। तो ये ध्यान रखें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम बीज उत्पादन करते हैं तो कई बार हम ऐसा देख लेते हैं कि हमारी फसल पूरी परिपक्व हो गई है, लेकिन वास्तव में उस समय बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, नमी बहुत होती है, लगभग 16 से 18% नमी होती है। तो ध्यान रखें कि हमारी पूरी तरह पकने के बाद ही हम
कटाई करें। यदि कोई उसमें पौधा ऐसा आ रहा है, हरा है या परिपक्व नहीं है पूरी तरह से, तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि उसको साथ में काट लिया तो नमी हमारा जो है अन्य बीज के साथ भी चली जाएगी। फिर मुख्य ध्यान देना है कि जब कटाई कर लें तो हमको 2-3 दिन अच्छा खेत में पड़ा रहने दें, और जिससे वो अच्छे से सूख जाए, और उसके बाद हम फिर खलिहान में लेके आए। और खलिहान में लाने के बाद हमको थ्रेसिंग करना है। तो जब हम थ्रेसिंग करेंगे तो थोड़ा सा थ्रेसिंग पे भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि हमने किसी का थ्रेसर बुलाया है उसमें, तो हम उसमें ये ध्यान रखें कि वो पूरी तरह साफ स्वच्छ होना चाहिए। क्योंकि मान लो हम पर्टिकुलर वैरायटी कोई सी भी हम बीज उत्पादन ले रहे हैं और वो किसी दूसरी वैरायटी का बीज निकाल के आ रहे हैं, तो उसको पूरी तरह से सफाई होना जरूरी है। और नहीं तो फिर एक ऐसा उचित है कि हम कम से कम 1-1.5 कुंटल सीड उस समय हम जो निकालें प्रथम, उसको अलग कर दें, उसको बीज में शामिल नहीं करें। ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आरपीएम पे हम थ्रेसर न चलाएं, जैसा कि 550 आरपीएम में है, काफ़ी तेज हो जाता है। उससे सोयाबीन का छिलका बहुत नाजुक होता है, तो ऐसी स्थिति में हमने किया तो हमारा चोटिल हो जाएगा बीज, और वो आगे फिर अंकुरण उसमें नहीं होगा। तो वहाँ फिर आरपीएम हम 350 से 400 आरपीएम प्रति मिनट के हिसाब से फिक्स कर दें उसमें, तो बीज चोटिल भी नहीं होगा और दाल भी कम बनेगी। इसके बाद किसान भाइयों, इसमें महत्वपूर्ण है कि हम इसमें ग्रेडिंग करें, क्योंकि हम ऐसा ही यदि सीड में भर देंगे तो आगे फिर हमको दिक्कत हो सकती है। ग्रेडिंग के बाद फिर हमको प्रॉपर तरीके से इसका स्टोरेज करना, भंडारण। सोयाबीन की उपज का भंडारण करते समय कुछ बातों की जानकारी होना जरूरी है, तभी बीज की गुणवत्ता सही बनी रहेगी। तो भंडारण के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं। भंडारण में कुछ चीजें हैं जिनको सावधानी बरतें तो हम 1 साल तक इस बीज को आसानी से रख सकते हैं और हमारा क्वालिटी इसकी मेंटेन रहेगी। बीज को हमको पूरी तरह सुखाना है, क्योंकि थ्रेसिंग के बाद भी हमारे बीज में जो है 12 से 14% नमी होती है, और यदि हमने सीधा निकलने के बाद भंडारित कर दिया तो बीज की क्वालिटी हमारी खराब हो जाएगी। तो इसको हमको कम से कम 3 दिन अच्छी धूप में सुखाना है उसको पूरी तरह से, और टेस्ट कर लें, उसमें मुंह में डाल के देख लें, कटाक की आवाज़ आती है तो मान लेंगे कि अपन जो है 10% के करीब इसमें नमी है। यदि हम स्टोर कर रहे हैं तो सबसे पहले कि स्टोर हमारा कैसा है, हम गोडाउन में इकट्ठा कर रहे हैं या हम थैलियों में भर रहे हैं, तो ये सब देख लें। यदि आपके पास पुराने भी बारदान हैं, उसमें स्टोर करना चाहते हैं, स्टोर में उसमें भर के, तो उनको भी हम थोड़ा सा एक मेलाथियन दवा आती है उसमें जो कीटनाशक है, उसमें 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी का घोल बना लें, और उसके अंदर वो पुराने थैलों को डुबो के और फिर 2-3 दिन अच्छे सुखा लें, उसके बाद उसमें भंडारित करें। और भंडारण कक्ष में ये ध्यान रखें कि जो हम थैली जमा रहे हैं, जो भी हमारे बारदान हैं, वो कम से कम दीवार से 1 मीटर दूर होना चाहिए। 1 मीटर दूर इसलिए क्योंकि अभी नहीं, कुछ समय बाद बारिश आ गई या कुछ भी आ गया तो दीवार के सहारे जो नमी आ जाएगी वो हमारे बीज में भी नमी हो जाएगी, और नमी जो है बीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। बीज खराब नमी के कारण ही ज़्यादा होता है, फंगल हो जाती है, कई चीज़ें हो जाती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें कि जो हम थप्पी लगा रहे हैं, एक के ऊपर एक बैग रख रहे हैं, वो 5 बैग से 6वां बैग ऊपर नहीं रखना है। यदि हम इसको ऊपर लगाते गए तो फिर हमारा इससे भी अंकुरण प्रभावित होता है। तो इस तरह से हम उसको अच्छे से भंडारित करें, और चारों तरफ चूंकि अपन 1 मीटर लगाएंगे, गोडाउन में रख रहे हैं, तो घूमने में भी आसानी होगी, समय समय पे हमारा निरीक्षण होता रहेगा और हमारी बीज की क्वालिटी मेंटेन बनी रहेगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
पॉली हाउस या नेट हाउस में शिमला मिर्च की खेती करने से किसानों को विपरीत मौसम में अधिक पैदावार और अच्छी आय मिलती है। और इसकी खेती से मिलने वाले लाभ को देखते हुए हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस में शिमला मिर्च की फसल लगा रखी है, वे इस फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए किस प्रकार से करें पॉली हाउस में शिमला मिर्च का सही तरीके से प्रबंधन, तो इस बारे में आपकी जानकारी के लिए मिलते हैं ग्राम चंडडीही जिला रायपुर के प्रगतिशील किसान मुकेश खोड़ियार से और जानते हैं उनके अनुभवों को। यहाँ पे हम कलर शिमला मिर्च लगाए हैं, क्योंकि मेरे पास में 3 वैरायटी थी कलर की, और रेड और येलो और ग्रीन में, मतलब तो ये 3 वैरायटी है अभी मेरे पास में। और यहाँ पे हम शिमला मिर्च के बारे में ये कहूँगा, ये नेट के अंदर में लगाई हुई है और पहली बार हम नेट पे ले रहे हैं इसको। अभी तक हम जो लेते थे इसको पॉली हाउस में लेते थे। जो शिमला मिर्च हमारी एक मेड़ में हम 2 लाइन लगाते हैं और पौधे से पौधे की दूरी है जो 1 फीट की रखी थी हमने। चूँकि हमारे जैसे टीपी हो जाता है उसके बाद में ब्रांचेस अपना पौधा लेना चालू हो जाता है, उसी टाइम से हमें तार बांस और नायलॉन धागा जो है वो सब उसी टाइम से हमें चालू कर देना चाहिए। इसमें शिमला मिर्च में क्या होता है कि हमारा पौधा 6 से 7 फीट हाइट का जाएगा ऊपर तक, और इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने ट्रेलिसिंग की हुई है। ट्रेलिसिंग के अंदर में सफ़ेद धागा लगा के रखा हुआ है, नायलॉन धागा बोलते हैं इसको, और ये नायलॉन धागा के मदद से ही ऊपर जा सकता है उतना ऊपर तक, क्योंकि हमें इसमें 2 ही शाखाएं इसमें ले जानी है हमें, और दोनों शाखा में माल हर गठान पे उसमें लगना चाहिए। उसको देखते हुए ही अपने को फल को उसको सेट करते जाना है, बाकी की ब्रांचेस को काटते जाना है। इसमें यदि जैसे कांच की गोली टाइप का यदि हमारा जो, उसके बाद उसकी ब्रांच की कटिंग भी करते रहना चाहिए हमें समय समय पे। यदि हम सभी ब्रांचेस को इसमें ऊपर चढ़ाने जाएंगे तो इसमें जो हमें क्वालिटी मेंटेन करना है वो क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसमें 2 ही शाखा को ऊपर चढ़ाना पड़ता है। किसान भाइयों, नेट हाउस में लगी शिमला मिर्च की फसल में खरपतवार नियंत्रण तथा घुलनशील उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करते हुए सिंचाई और जल निकास किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। क्योंकि इसमें मल्चिंग में नहीं लगे होने के कारण इसमें थोड़ा सा खरपतवार की प्रॉब्लम आती है। तो खरपतवार इसमें समय समय पर यदि हम निंदाई इसकी कर लें इसकी खरपतवार की, तो ये हमारा जो पौधा है जितना फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो फर्टिलाइजर पूरा ड्रिप के माध्यम से है। तो ड्रिप के माध्यम से हम रोज इसमें खाद डाल सकते हैं, और रोज हम यदि हम किसी पौधे को खरपतवार उसमें समय समय पर निंदाई हो ही रही है हमारी। 19-19 से अभी चल रहा है, 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से चल रहा है इसमें 19-19 का रेशो में। अब जैसे फूल फल अब आना चालू हो गया है तो अब इसमें मैं 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जाऊंगा। इसमें 19-19 का रेशो है जो है उसको 4 किलो तक जाऊंगा, और रेक्सोलिन माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जाते हैं इसमें। शिमला मिर्च में चूंकि क्या होता है कि जब हमारा फल अच्छे से कलर चेंज होना चालू हो जाता है उस टाइम पे हमें 6 किलो के रेशो पर भी इसमें जाना पड़ता है, और जब हम 6 किलो के रेशो पे जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन ऑलरेडी खूब अधिक बढ़ चुका रहता है। बरसात के दिनों में ऑलरेडी वैसे भी हमें बिल्कुल हिसाब से पानी देना चाहिए। ड्रिप में भी यदि पानी दिन में 1-2 बार यदि गिर जा रहा है या 15-20 मिनट भी गिर जा रहा है तो हमारा दिन भर का पानी पूरा हो जाता है। इसलिए बरसात के दिनों में विशेष तौर पर पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है इसमें। और ठंड के दिनों में ऑलरेडी भी आप जैसे फल लगना चालू हो जाए उस टाइम पे उसको बिल्कुल पानी का बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये नेट हाउस के अंदर में, यदि पॉली हाउस के अंदर में रहता तो हमें पानी रोज देना पड़ता है इसमें। तो इसमें ठंड के हिसाब से आपको पानी में आपके ज़मीन में इसको मट्टी पकड़ के देखना पड़ेगा। यदि मट्टी में लड्डू बन जा रहे हैं तो उस लड्डू के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। यदि लड्डू बन जा रहा है और हल्का सा पानी पसीज रहा है दबाने से उस लड्डू को, तो आपको ज़रूरत नहीं है उसमें पानी देने की। यदि भुरभुरा हो जा रहा है लड्डू, आप उसको फोड़ेंगे तो भुरभुरा हो जा रहा है मट्टी आपका, तो ये मान के चलो आपको उसको पानी देने की ज़रूरत है करके। क्योंकि बरसात का दिन है इसलिए जल निकास की व्यवस्था इसमें काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए, और यदि जल का ठहराव कहीं भी रहेगा तो हमारी क्रॉप उस जगह से गलन चालू हो जाएगा। इसलिए हमें समय समय पर ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी जल निकास सबसे अच्छी रहे, और अच्छी गहरी जल निकास रहेगी तो मेड़ हमारी जितनी ऊंची हम बनाएंगे, पौधे की जो जड़ें हैं वो ऊपर रहेंगी, तो हमारे जो नई जो जड़ें आएंगी उसमें उसको ड्रिप के माध्यम से पूरा फर्टिलाइजर उसको मिल सकता है। नेट हाउस में लगी शिमला मिर्च की फसल में कभी कभी कुछ रस चूसक कीट तथा रोग का प्रकोप होता है, जिसके कारण शिमला मिर्च के फलों की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही साथ उत्पादन में भी कमी आ जाती है।
इसलिए आप इस रोग तथा कीटों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। चूंकि इसमें 3 दरवाजे हमने रखे हुए हैं और तीनों दरवाजे को एक के बाद एक को खोलना, एक को बंद करना, एक को खोलना, एक को बंद करना, इस प्रकार से 3 स्टेप में अंदर आ सकते हैं इसके अंदर में। क्योंकि व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स का जो प्रॉब्लम है उसको रोकने के लिए अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे, आपको ना पीला पर्ची, मैंने क्रॉप गार्ड भी यहाँ पे नहीं लगाया है क्योंकि ये नेट के अंदर में है। नेट के अंदर होने से ये होता है कि इंसेक्ट नेट वाली जाली जो लगी रहती है उसके कारण यहाँ पे इसमें व्हाइट फ्लाई अंदर नहीं आ सकती, थ्रिप्स अंदर नहीं आ सकती। इसलिए व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स से बचने का सबसे आसान तरीका, और यदि उस चीज़ से हम बच जाएंगे तो शक करता है जो हमारे पत्तों का रस चूस लेता है, वो रस नहीं चूसेगा तो हमारे फल की जो आकृति है वो एक जैसी आएगी इसमें। इसके बाद भी अगर आपकी फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप हो तो इनके नियंत्रण के लिए आप नीम तेल की 5 मिलीमीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल से छिड़काव करें। नेट हाउस के अंदर में होने के कारण क्या है, इसमें डाइबैक का प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो जरा सा ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण या कम ज़्यादा होने के कारण, वेदर अप एंड डाउन ज़्यादा होता है तो उसमें भी ये परेशानी आती है डाइबैक वाली। ये ऊपर से फोक पूरा गलना चालू हो जाता है, उसके लिए बोरोगोल्ड नाम का दवाई आता है जिससे गर्म पानी में हल्का कुनकुना करके उसको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं और उससे काफ़ी हद तक उसको मदद मिलती है। मतलब ये अभी 1.5 महीने की क्रॉप हो चुकी है, इसमें छोटा छोटा अभी शिमला मिर्च लगना चालू हो गया है और जिस समय 25 से लगभग 40% इसमें कलर आना चालू हो जाएगा उस टाइम पे इसकी तोड़ाई होगी और उस टाइम पे तोड़ाई करने के बाद में जब पैकिंग करेंगे और मार्केट पहुंचेगा तब तक मार्केट पहुंचते टाइम पे वो पूरा फल जो है वो अपना कलर पूरा मैच्योर्ड हो जाएगा तब तक वो। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आलू की बुवाई का समय चल रहा है और कुछ किसानों ने तो अगेती आलू की बुवाई कर भी दी है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि मजदूरों की कमी के चलते किसान समय पर आलू की बुवाई नहीं कर पाते हैं। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए कृषि अभियंताओं ने विभिन्न आलू बुवाई यंत्रों का आविष्कार किया है। तो ये यंत्र आपके लिए किस प्रकार उपयोगी हैं और इन यंत्रों से बुवाई करने से आपको क्या लाभ हैं, तो इस बारे में आइए जानते हैं कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आलू लगाना अपने आप में बहुत बड़ा जो टीडियस प्रोसेस है, तो आप देखिएगा कि एक साल मैंने कितना तरह का हमको ऑपरेशन करना पड़ा। आलू की बुआई परंपरागत तरीके से करना काफी मेहनत भरा होता है, साथ ही इसमें लागत तथा समय भी अधिक लगता है। इसलिए आलू की बुआई प्लाटर द्वारा करना लाभकारी होता है। तो पोटैटो प्लाटर कितने प्रकार के होते हैं, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो अगर हम मशीन से करते हैं तो मशीन में सबसे पहले जाने कि कौन कौन सा मशीन हमारे पास है। तो मशीन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 है, एक तो सेमी ऑटोमेटिक, दूसरा ऑटोमेटिक करें। फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब हुआ कि उसमें हम लोग जो आलू देंगे वो ग्रेडेड आलू देते हैं, यानी एक साइज का आलू आता है। वो साइज देखना होगा, उसमें फिंगर 1-2 तरह का उसमें भी होता है, एक कप टाइप का रहता है और एक फिंगर टाइप का रहता है। तो कप टाइप वाले में आप देखेंगे कि कितना ग्रेड का साइज होना चाहिए, वो मशीन पे डिपेंड करता है। फिंगर में भी देखना होगा हमें किस ग्रेड का आलू वो बढ़िया से लेता है, तो एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी बात करें कि ऑटोमेटिक टाइप का जो अगर मशीन से हम बुआई करते हैं तो उसमें आप खेत को मिट्टी को भुरभुरा कर दिए। भुरभुरा करने के बाद जो हमारा हॉपर है जिसमें कि हम लोग आलू को रखेंगे, डालेंगे, आलू रखने वाला जहाँ जगह पे है उसमें डाल दिए और ट्रैक्टर के 3 पॉइंट हिंज से लगा दिए। लगाने के बाद उसको स्लो गति यानी 3 किलोमीटर के 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से हम लोग उस ट्रैक्टर को चलाते हैं खेत में, जो कि हमारा एक साथ गड्ढा भी नाली भी खोद रहा है। खोदने के बाद आलू भी आपका ड्रॉप कर रहा है। आलू ड्रॉप होने के बाद वो फिर मिट्टी चढ़ा करके उसको कम्पैक्ट मैंने मिट्टी को दवा भी दे रहा है। तो ऑटोमेटिक में ये हमारा है कि कंटिन्यू करते रहता है। एक साथ में हम लोग कई ऑपरेशन कर लिए।
और अच्छी तरह कर लिए, लेकिन उसमें एक ही है कि ग्रेडेड आलू चाहिए, मतलब कंप्लीट पूरा आलू चाहिए और किस ग्रेड का वो आपको वहाँ पे कैलिब्रेट करना होगा। अभी आपने ऑटोमेटिक पोटैटो प्लाटर यंत्र के बारे में जानकारी ली। आइए अब चर्चा करते हैं सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लाटर यंत्र के बारे में। तो ये किस प्रकार से कार्य करता है, आइए ये भी जानते हैं। सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर, तो सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर में हम लोग देखते हैं कि ट्रैक्टर में 3 पॉइंट लिंकेज से लगा दिए और जो काट के आलू को डाल दिए, उसमें जो बक्सा रखने का है बॉक्स में डाल दिए। डालने के बाद 2 पीछे ऑपरेटर बैठता है, जो लेबर बैठाएंगे हम लोग पीछे में, और एक ट्रैक्टर जो ऑपरेट करेगा वो आगे की ओर चलेगा। उसको भी हम लोग काफ़ी स्लो गति से चलाना है, 2 से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलाते हैं। और उसमें भी आप देखेंगे कि वो गड्ढा बना रहा है, नाला बना रहा है। नाला बनाने के बाद आलू उसमें हम लोग जो पीछे 2 लेबर को बैठाए हुए, वो जहाँ पे बक्से में आलू रखा हुआ वहाँ से एकदम आसान तौर पे उससे उठाता है, और वो एक सीड मैट्रिंग जो सेल टाइप सील्ड मैट्रिंग मैकेनिज्म बना हुआ है, उसमें उठा करके आलू को सिर्फ प्लेस करते जाना है और डालते गए, और वो घूमता है। जो मैट्रिंग मैकेनिज्म हमारा है, सीड मैट्रिंग मैकेनिज्म, वो घूमता है और वो घूम करके वो गड्ढे पे आता है, और वो एक पाइप टाइप का बना हुआ है उसमें, जिससे ड्रॉप होता है आलू, वो वहाँ पे जाता है घूम करके, और उसमें आलू गिरता है और वो बंद होता है। इसमें तो हम लोग 1 घंटा में करीब 6000 से 14000 आलू तक का बुआई हम लोग आराम से कर सकते हैं। यानी अगर फील्ड कैपेसिटी की बात करें सेमी ऑटोमेटिक में, तो आपका 0.15 टू 0.25 हेक्टेयर प्रति आवर के हिसाब, प्रति घंटा के हिसाब से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने पोटैटो प्लाटर यंत्र के बारे में जानकारी ली। यदि आप इन यंत्रों को खरीदना चाहते हैं तो यंत्र कहां से प्राप्त करें, इन यंत्रों पर कितना शासकीय अनुदान देय है, आइए जानते हैं। पोटैटो प्लांटर का जो एक्चुअली ये होता है कि बाहर से बन के आते हैं, अपने यहाँ बिहार में भी लोग यहाँ पे लाते हैं, असेंबल करते हैं और बेचते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस मैन्युफैक्चरर से आप ले रहे हैं, कौन सा सीट दे रहा है, कितना गेज का दे रहा है, वो डिपेंड करता है आपका कि कितना वजन का भी, लोहे का चूँकि वजन पे भी हम लोग देखते हैं इम्प्लीमेंट, तो कितना वजन का है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसका दाम वेरी करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी आप जो जनरल जो सब्सिडी है वो करीब पोटैटो प्लांटर पे वो 20,000 के आसपास है। और अगर जो हमारे समाज में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के जो हमारे जो समाज में है, उनके लिए खासकर सरकार ने अनुदान किया है, उसमें 30,000 रुपया ओवरऑल जो अगर सब्सिडी की बात करें तो 50% के लगभग में ये है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लखौरी, जिला भिंड के कृषक मिलन गुर्जर ने। यह उन्नत किस्मों के बीज खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मिलन गुर्जर जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, उन्नत बीज खरीदते समय अपन को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उन्नत बीज हमेशा किसी मान्यता प्राप्त बीज उत्पादन संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से ही खरीदें। किसान भाइयों, बीज खरीदने थोड़ी सी सावधानियां रखकर अच्छा उन्नत बीज प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सही समय या समय से पूर्व बीज की खरीदी। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि कौन सा बीज खरीद रहे हैं, संकर है या संकुल है। फसलों का संकर बीज प्रति वर्ष तथा फसलों का संकुल बीज वर्ष में 1 बार खरीदना पड़ता है। बीज खरीदते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि बीज की थैली या बीज का जो कट्टा है कहीं से कटा फटा नहीं है, कहीं से सिलाई तो नहीं टूटी हुई है, टैग लगा हुआ है या नहीं है, लेबल लगा है या उस लगा है या नहीं है, उस लेबल पर ध्यान से देखें कि फसल का नाम, किस्म का नाम, अंकुरण प्रतिशत क्या है, अंकुरण क्षमता क्या है, बीज हाइब्रिड है या संकुल है, बीज उत्पादन की तिथि क्या है तथा काम में लेने की अवधि क्या है। इसके साथ ही किसान भाई जब बीज खरीदे तो बीज का बिल लेना नहीं भूले तथा बीज खरीदे
इस प्रकार किसान भाई अच्छी क्वालिटी का उन्नत किस्म का बीज खरीदकर प्रति इकाई उत्पादन बढ़ा सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ हेतु पॉली हाउस में लगी झरबेरा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को कृषि सलाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।